अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 और मैं हूं इमरान सुल्तान। पिछले 10-15 साल में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हुआ ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में और सबसे ज़्यादा जिन ममालिक को नुकसान हुआ पाकिस्तान भी उनमें शामिल है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। आप पिछले 10-15 साल के अगर उठा के देखें जो भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बाद पाकिस्तान में जब हीट वेव आई तो वो ख़तरनाक, मानसून सीज़न आया तो बारिशें ख़तरनाक, और इतने ख़तरनाक बारिशें और सैलाबी तूफ़ान, ये सारी चीज़ें हमने फेस किया कि इससे हमें हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। साथ ही साथ जो अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपके फसलें शामिल हैं, आपके मवेशी शामिल हैं, लाइव स्टॉक बुरी तरीके से मुतासिर हुआ, आपकी एग्रीकल्चर इकॉनमी बुरी तरीके से मुतासिर हुई। और ये सारी चीज़ें अब इस नहज पे पहुंच गई हैं कि अब भी इस वक्त जो मौजूदा मानसून सीज़न पूरे पाकिस्तान में जारी है, इससे अब डर और खौफ आने लगा। बारिश एक मरतबा या एक ऐसे कह लें कि पहले जब राहत और सुकून का बाइस समझी जाती थी, अब इससे खौफ आने लगा है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली मानसून के हवाले से अगर हम बात करें। पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस द कंट्री इस वक्त जो है मानसून सीज़न शुरू हो चुका। लाहौर में बहुत ज़्यादा तबाही मची है। पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूं, लाहौर में सिर्फ चंद घंटों में 281 मिलीमीटर बारिश हुई। 30 साल रिकॉर्ड लाहौर में टूटा है। ये स्पेल कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से हमारी नेशनल जो NDMA डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो है वो किस हद तक फ़ाल हैं और उन सब से बढ़कर के ख़ुद आवाम कितने मोहताज हैं, आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट का आपसे तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अंजुम ज़ैगम साहब। आप माहिर मौसमियात हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपका। और हमें तसव्वुर चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया जो कि स्पोक पर्सन है PDMA प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के। तसव्वुर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ैगम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा स्पेल शुरू हो चुका है पाकिस्तान में बारिशों के हवाले से, आप इसका ड्यूरेशन कब तक देख रहे हैं? पहले तो इसके ऊपर हम आ जाएं। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। ये स्पेल देखें इस वक्त कंटिन्यू है और अब ये पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में शिफ्ट हो चुका है, मुराद सिंध और बलूचिस्तान में। ये तकरीबन अगले 2 दिन तक इस स्पेल की जो है वो शिद्दत सिंध में बरकरार रहेगी। अगले 2 दिन तक इसकी शिद्दत सिंध में बरकरार रहेगी। ठीक है, तो बात ये भाई कि शिद्दत क्यों? पहले भी पाकिस्तान में बारिशें होती रही हैं, पहले भी जो है वो मौसम आते जाते रहे, अब इतना बड़ा क्या चेंज आ गया कि स्पेशली मानसून के हवाले से सुन के ही एक खौफ तारी हो जाता है? देखिए, पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से मुतासिर टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है और इसके असरात हमारे पर इस तरह आ रहे हैं कि जो हमारे मौसम है इसमें शिद्दत आ रही है। अगर दर्जा हरारत है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सर्दियां हमारी श्रिंक हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, लेकिन उनमें भी शिद्दत आ रही है। इसी तरह जब स्नोफॉल होती है तो स्नोफॉल की जो इंटेंसिटी है वो भी पहाड़ी इलाकों में बढ़ रही है। ड्यूरेशन कम हो रहा है और इंटेंसिटी बढ़ रही है। इसी तरह मानसून पर भी हमारे जो उनके ड्यूरेशन छोटे होते जा रहे हैं लेकिन इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक, इंटेंसिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है। ज़रा तसव्वुर चौधरी साहब की तरफ चलेंगे। चौधरी साहब, ये फरमाइए कि पंजाब में अब तक के जो लॉसेस हुए, पंजाब में जो सूरत हाल है उस पर इंतज़ामिया जो है वो किस हद तक तैयार थी और अब भी कितनी तैयार है? ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इसके ऊपर अपना व्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहब ने बताया है कि मौसम की जो सूरत हाल है क्लाइमेट चेंज की वजह से सारा ये मामला पैदा हो रही हैं, बेमौसमी बारिशें। अभी आपको पता है प्री मानसून चल रहा है। हाँ। प्री मानसून की वजह से काफी इतनी बारिश जो है लाहौर में हमें उम्मीद ही नहीं थी कि 291 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड हुई है। इतनी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बारिश हो सकती है। चौधरी साहब, ये भी प्री मानसून है, ये भी प्री मानसून है, मानसून आना है इसके बाद? मानसून बिल्कुल जी, 15 जुलाई से मानसून प्रॉपर जो है ना 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अच्छा, तो ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतनी इंटेंसिटी होगी बारिश में प्री मानसून में लाहौर में, पंजाब में? जी, अंदाजा था कि बारिश हो सकती है, हमें यही था कि बारिश होगी, प्रेडिक्शन के मुताबिक बारिश होनी है, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि 2-4 घंटे के अंदर 291 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। लेकिन उससे पहले जिले जो थी कमीशन लाहौर थे, PDMA, दीगर जितने भी अदारे हैं वासद के,
इन्होंने तमाम तर डिसिल्टिंग का अमल तो मुकम्मल कर लिया था मुतलका अदारों ने, और उसके बाद बारिश ज्यादा होने की वजह से आपको पता ही है नजायज तजावजात के जो इशू हैं, हम पानी में फेंकते हैं, शापर फेंकते हैं, कूड़ा करकट फेंकते हैं, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है अक्सर। तो नहीं, और फिर दूसरा जो आबी गुजरगाहें हैं, जो नाले वगैरह हैं, उनके ऊपर जो इंक्रोचमेंट हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि नजायज तजावजात का इशू तो चल रहा है, आज से नहीं है, काफी अरसे से नजायज जो पानी की गुजरगाहें हैं वहाँ पे नजायज तजावजात का इशू तो चलता रहता है, लेकिन इसको रोकने की जरूरत है। अदारों को चाहिए कि इसको प्रॉपर तौर पे रोका जाए। ये जो पानी की गुजरगाहें हैं यहाँ पे मुनासिब नहीं है नजायज तजावजात। इसी हवाले से आपको पता है कि जो फर्स्ट स्पेल आया 3 दिन पहले, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब, वज़रा जितने हैं पंजाब के, रिलीफ कमीशन पंजाब, DGPDMA कमीशन लाहौर, वासा के जितने भी अदारे हैं, प्रॉपर तमाम अफसरान हुकूमत और अदारे दोनों ने मिलकर फील्ड में रहकर पानी की निकासी को यकीनी बनाया। और कल जो दूसरा स्पेल था, दूसरे स्पेल में चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद फील्ड में रहे और रात 1 से 2 बजे तक, जब तक लाहौर मुकम्मल तौर पे साफ नहीं हुआ, तब तक वो तमाम तर सूरत हाल की मॉनिटरिंग करते रहे। जी ठीक है जगम साहब, 291 मिलीमीटर बारिश, कराची तो 180 में डूब जाता है। इससे पहले हमने देखा कि जो हशर हुआ कराची के साथ, अब प्री मानसून सेशन में आप क्या समझ रहे हैं कि कितनी यहाँ पर बारिश हो सकती है? देखें जी, सर ने जैसे बताया प्री मानसून का अब इख्तिताम हो चुका है, अब टोटली मानसून पाकिस्तान में आ चुका है तकरीबन 2 दिन पहले से, और आने वाले दिनों में एज आ होल जैसे हमने पूरे मानसून की बात की है, तो जो मिला जुला रुझान मौजूद है पाकिस्तान के शुमाल मशरकी इलाके जिसमें लाहौर और अपर पंजाब सियालकोट वगैरह हैं, यहाँ पर अबव नॉर्मल रेनफॉल की प्रेडिक्शन है। जबकि अगर हम साउदर्न पार्ट्स की बात करते हैं बशमूल सिंध और कराची, यहाँ पर बिलो नॉर्मल रेनफॉल की प्रेडिक्शन है। जब हम बिलो नॉर्मल रेनफॉल की बात करते हैं या अबव नॉर्मल रेनफॉल की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त जो है वो आपके बहुत शदीद स्पेल होंगे या बारिश बिल्कुल नहीं होगी। स्पेल टू स्पेल जो है वो बारिश होती है जब, तो उसमें फिर पता चलता है कि बारिश की शिद्दत क्या होगी। जब हम फोरकास्ट करते हैं तो हम तकरीबन 8 से 10 ग्लोबल मॉडल्स का इंजाम्बल करते हैं और उसके बाद फोरकास्ट इशू करते हैं। क्योंकि हम मौसमियाती तब्दीलियों की जद में हैं, तो एटमॉस्फेयर की जो डे टू डे चेंजिंग्स होती हैं उसकी वजह से हमारी फोरकास्ट पे इम्पैक्ट आता है, और हमारी फोरकास्ट को जो सीजनल फोरकास्ट होती है उसको फिर हम मजीद इन्हांस करने के लिए 3 डेज़ और 7 डेज़ की फोरकास्ट करते हैं या स्पेल से पहले एडवाइजरी देते हैं। ठीक है, यानी अभी कराची के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, एट प्रेजेंट टिल नाउ क्या है आपके पास? देखें, कराची में आज भी कुछ इलाकों में बारिश हुई लेकिन शिद्दत कम थी। आने वाले अगले 2 रोज़ के दौरान कराची में बारिश का इम्कान है, जो कि हल्की से मोतदिल बारिश होगी, इसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक गैप है कुछ दिनों का, उसके बाद फिर एक स्पेल और जुलाई में मुतवक्किल होगा कराची में। अच्छा ज़रा तसव्वुर साहब ये फरमाइएगा कि पंजाब में ताहाल सैलाब का खदशा है, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग के हवाले से बात की जा रही थी, फिर वो वहाँ पर भारतीय आबी जारियत जो है वो भी जारी है, वहाँ का पानी भी यहाँ के दरियाओं में छोड़ा जा सकता है। कितना प्रिपेयर हैं आप लोग? जी हमने पहली प्रेडिक्शन दी थी कि ये जो 3 तारीख से लेकर 3 जुलाई से 8 जुलाई तक बारिशें और रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर समेत दीगर शहर हैं वहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का खदशा था। ये वक्त अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। कल का दिन है आज रात और कल दिन में जो है ना मुख्तलिफ शहरों में पंजाब में बारिश मजीद होगी। और 2 दिन पहले हमने एक अलर्ट जारी किया, बल्कि हाई अलर्ट जारी किया है कि पंजाब के 4 दरिया जो रावी है, चनाब है, सतलुज है और झेलम है, यहाँ पे सैलाब का खतरा मौजूद है जी बिल्कुल। और उसी तैयारियों में PDM में दीगर अदारे उसी तैयारियों में लगे हुए हैं जी। कल DGPDMA ने एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें तमाम इजलास को हमने हदायत जारी की है कि वे फौरी तौर पर लोगों का इनखला जो है, जो दरिया के करीब आबादी हैं, उनको खाली करवाया जाए और रिलीफ कैंप्स का क़याम अमल में लाया जाए और उनके लिए जानवरों के लिए चारे वगैरह का बंदोबस्त प्रॉपर किया जाए। इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जो है ना अपने तमाम तर इंतजामात जो है ना वो मुकम्मल कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे तसव्वुर चौधरी, PDMA पंजाब, आपका बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये तमाम जो आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तमाम जो फोरकास्ट आप लोगों की तरफ से हो रही है, हमारा मेट ऑफिस जो है वो
कहाँ खड़ा है इंटरनेशनली? अगर हम स्टैंडर्ड्स के हवाले से बात करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के हवाले से बात करें, किस हद तक रिलाई किया जा सकता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का महकमा मौसमियात जो है वह इस वक्त वेल इक्विप्ड है, स्टेट ऑफ आर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। हमारे पास सेटेलाइट का एक तकरीबन मरबूत सिस्टम मौजूद है, जो कि हमने चाइनीज़ सेटेलाइट के साथ हम मुंसलिक हैं, और हमारे पास 3 उसके डायरेक्ट ग्राउंड स्टेशन मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 2 लेटेस्ट रडार हमने कराची और इस्लामाबाद में इंस्टॉल कर लिए हुए हैं जायका के ताउन से, जो कि रनिंग पोजीशन में है, जबकि मज़ीद 2 रडार, एक मुल्तान में और एक सक्खर में, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 100 के करीब हमारे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, जो कि राउंड द क्लॉक विदाउट एनी इंटरप्शन डाटा जो है वो हमें भेज रहे हैं। इसके अलावा 100 के करीब, 100 से ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेटरीज हैं, जहाँ पे हमारा स्टाफ जो है हर घंटे और हर 3 घंटे के बाद डाटा कलेक्ट करके हमें भेजता है। और अगर इससे आगे की बात की जाए तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके पास ग्लोबल मॉडल्स की एक्सेस मौजूद है, जिससे जो है हम लोग जो आपकी फोरकास्ट है उसको डेवलप करते हैं, चाहे वो सीजनल फोरकास्ट हो या हमारी डेली फोरकास्ट हो। तो हमारी फोरकास्ट जो है अब उसका मेयार काफ़ी बेहतर है, और इस चीज़ को जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ऑब्लाइज करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे अंजुम ज़गम साहब। और नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद कर रही हैं। और चूंकि बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की, तो ऐसे में एविएशन के हवाले से फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए वो कमर बस्ता हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो बिलाशुबा फ़ख्र पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ़ख्र, बिलखुसूस पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए रोल मॉडल, एक ऐसी साइंसदान। जी, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ न सिर्फ साइंसदान बल्कि वो भी इंतहाई पेचीदा और बहुत ही, आप समझ लें कि हाई टेक अगर कोई साइड है तो वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की हवाले से मैं बात करूँगा, जिसमें डॉक्टर सारा कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, PhD आपने किया है और क्रेंटफील्ड यूनिवर्सिटी UK से। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान में CEO एंड को फाउंडर हैं एरो इंजन क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? और ये तो मैं, क्योंकि हम बचपन से, आपको भी याद होगा, देखा होगा कि जब हवाई जहाज़ अक्सर हमने देखे जो जाते हुए उनके पीछे एक रंगो नूर की एक लकीर से खिंचती चली जाती है, और हम समझते हैं कि जनाब ये एक बड़ी इसमें एक मिथ थी, क्या था ये, क्या चीज़ है, क्योंकि ये हर जहाज़ों में ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन अब चल के पता चला कि जनाब ये एक फ़िज़ाई आलूदगी है, और इस फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए दुनिया भर में काम हो रहा है। लेकिन एक बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि ये हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आया, हमारे पाकिस्तानी साइंसदानों के, और बिलखुसूस डॉक्टर सारा कुरैशी और उनके वालिद मोहतरम, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। और आज न सिर्फ उनकी ये ईजाद, उनकी ये जो डिवाइस है, इसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड किया जा रहा है। इंटरनेशनली इसके जो पेटेंट हैं वो UK और US के अंदर भी उनकी मिल्कियती हुकूक जो है उनको तस्लीम किया गया है। डॉक्टर सारा कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हम आम आवाम की, मुझ जैसे लोगों के लिए आप ज़रा बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि हवाई जहाज़ जो हैं ये भी फ़ज़ाई आलूदगी फैलाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग में इनका भी कंट्रीब्यूशन है। पहले तो ज़रा इसको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दीजिएगा, फिर हम आपकी उस इन्वेंशन की तरफ आएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाज़ जो है, क्योंकि वो ईंधन जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है। और उसमें एक तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग की एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सब जानते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करती है। और इसी तरह दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रेल्स, या ये जो सफ़ेद सा बादल जहाज़ के पीछे आपको नज़र आता है। बेसिकली ये है कि जब भी ईंधन जलता है तो पानी के बुखारात भी बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी। और ये जो पानी के बुखारात हैं, जब ये ठंडे
आसमान में खारिज, तो ये एक तरह से मुंजमद हो जाते हैं एक मसनूई बादल की शक्ल में। और ये बादल जो है ये ज़मीन की फ़ज़ा में एक तह सी जमा आ रहा है, और इस तह की वजह से जो ज़मीन की गर्माइश है वो एक तरह से खला में एस्केप नहीं कर सकती, तो वो उसके इर्द गिर्द ही इकट्ठी हो रही है। और जिसकी वजह से हम जो सुनते आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इसी तरह फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। बहुत से जो चीज़ें हम ज़मीन पे देखते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि आसमान में भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और क्लाइमेट चेंज का तो हम सब जानते हैं, हम सब नाम सुनते हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक फिनोमेना है जो पूरी दुनिया को इसने मुतासर किया हुआ है। और उसकी वजह भी ये है कि ज़मीन बतदरीज गर्म होती जा रही है, क्योंकि उसकी जो गर्माइश है वो खला में खारिज नहीं हो। ठीक है, ये तो आपने डिफाइन किया। अब ये कॉन्ट्रेल फ्री जेट इंजन डिवाइस ने इजाद की है, क्या जी। इसको थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा, फिर वो इस कॉन्ट्रेल फ्री किस तरीके से हो जाती है, क्या करता है ये, उस धुएं के साथ क्या होता है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रेल्स होते क्या हैं, ये जो धुएं की लकीर है। अब इसको कॉन्ट्रेल फ्री करने के लिए हमने एक नया इंजन इजाद किया है, और ये एक ऐसा काम था जो मुझे मेरी पीएचडी के दौरान यूके में दिया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सा ये काम हो रहा है ऐसे इंजन पे जो कि माहौल दोस्त हों। और उनमें से एक ये था कि इनमें से ये कॉन्ट्रेल्स को भी ख़त्म किया जाए। इस पर काफ़ी तरह से लोगों ने रिसर्च की, लेकिन अभी तक एक कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दुनिया के सामने नहीं आया जिसको कि इंडस्ट्री एक तरह से अडॉप्ट करे। तो मैंने भी इसके ऊपर काम किया अपने वालिद साहब के साथ, और उन्होंने 2 इजादात की, जो कि एक ऐसा आला है जो कि इंजन के ऊपर, एक आम इंजन के ऊपर लग जाता है। ये जो आप इंजन्स जो आसमान में हमें उड़ते नज़र आते हैं तैयारे, उनके इंजन्स पे, और ये उसके जो धुएं को इस तरह से प्रोसेस करता है कि उसमें से जो आबी बुखारात हैं उनको पानी में तब्दील कर देता है। और बाकी ताकि ये जो धुएं की लकीर है या कॉन्ट्रेल्स हैं ये आसमान में ना बने, वो पानी हम इंजन के ऊपर ही और जहाज़ के ऊपर ही जमा कर लेते हैं। और जब ये बादल में मसनूई बादल में तब्दील नहीं होता तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती। तो जो ये गर्माइश का मसला है हमारी दुनिया में, इसकी और एक बहुत बड़ी वजह है कि आसमान में जो एविएशन इंडस्ट्री कर रही है, उस मसले का ये एक बहुत मैं कहूँगी ज़रूरी हल है और एक बहुत ज़रूरी इजाद है। और तो अभी तक चूँकि रिसर्च तो इस पे बहुत हो रही है, लेकिन दुनिया में कोई कमर्शियल तौर पे कोई कंपनी इस पे नहीं काम करी सिवाय एक आध और कंपनी के। तो हमारी एक तरह से पहली कंपनी है दुनिया में जो इसके ऊपर ये प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। तो इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री इतनी अहमियत की हामिल होगी आपकी ये डिवाइस, आपकी ये इजाद, इन्वेंशन? जी, इसकी अहमियत तो बहुत है, ख़ास तौर पे माहौल के लिहाज से। लेकिन जो एविएशन इंडस्ट्री है वो ज़ाहिर है क्योंकि उसके ऊपर अभी कोई रेगुलेशंस नहीं आई। जैसे आपको पता है कि ऑटोमोटिव में हमारे पास यूरो कंप्लाइंस है या कुछ है कि हमें एमिशंस के लिए किसी न किसी कानून को मतलब नाफिज है कि हम गाड़ियों से धुआं नहीं छोड़ सकते सड़क पे। इस तरह जहाज़ों पे कोई कानून नहीं है कि जहाज़ आसमान में धुआं नहीं छोड़ सकते। एविएशन इंडस्ट्री इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि जब ये कानून नाफिज हो तो ये डिवाइस उनके लिए ये एक ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी हो जिसको वो इस्तेमाल करें और इससे ये मसले का हल निकले। ठीक है, यानी लेजिस्लेशन जो है उसका इंतज़ार है कि कॉन्ट्रेल फ्री लेजिस्लेशन हो जाती है तो फिर इसकी एक बहुत बड़ी एक जो है वो मार्केट होगी। मेन मार्केट के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, ये है कि अभी मार्केट तो देखें अभी भी है। लोग इसको, क्योंकि आपने उस दिन का इंतज़ार तो नहीं करना होता कि जब कानून नाफिज होगा, आपने पहले से उसकी तैयारी रखनी होती है। तो दुनिया इस तैयारी में तो है, वो माहौल दोस्त इंजन्स मुख्तलिफ़ तरीके के और माहौल दोस्त जहाज़ की तरफ काम कर रही है और उसकी तैयारी हो रही है। लेकिन जिस वक्त कानून आ जाएगा तो उस वक्त हर जहाज़ के ऊपर
इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब मुझे मैं मार्केट के हवाले से जानना चाह रहा था कि हाँ जी, इस वक्त जो है ये 4 बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं बल्कि दुनिया में, ये ब्रेड एंड प्रैट है, रोल्स रॉयस है, बोइंग है और एयरबस है। तो इनकी मौजूदगी में आपकी जो डिवाइस है इसके मिल्कियती हुकूक और जो पेटेंट है, ये इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, क्या स्पेस है आपके लिए, कितना तहफ़्फ़ुज़ है आपकी इस इन्वेंशन को? देखिए, जो जाइंट्स हैं इनमें से 1-2 में तो मैंने ये काम ख़ुद पर्सनली प्रेजेंट भी किया हुआ है और एक आध में इसको भेजा भी गया है। वो उसके बारे में जानते हैं, उनको इल्म है, वो डिस्कस भी करते हैं। तो जहाँ तक मेरा पेटेंट का ताल्लुक़ है, तो पेटेंट में तो आप लाइसेंसिंग के, अगर ये जाइंट्स इस टेक्नोलॉजी को बनाना चाहेंगे और अपनाना चाहेंगे तो उनको ये टेक्नोलॉजी लाइसेंस आउट की जा सकती है। लेकिन सिर्फ पेटेंट से हम कभी भी कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं सकते जब तक, क्योंकि पेटेंट तो एक पेपर पे डिज़ाइन है ना, उसको आपने पहले आप बनाते हैं छोटे पैमाने पे, उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसको बड़े पैमाने पे बनाते हैं, फिर उसको आसमान में उड़ाते हैं, फिर उसके ऊपर सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो ये एक बड़ी लंबा सफ़र है और हमने चूँकि बहुत अर्ली ये सफ़र शुरू कर दिया था। अभी हमारी जो डिवाइस है हमने छोटे पैमाने पे बनाई है, उसको आजकल हम टेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी टेस्टिंग जल्द ही इस पे मुकम्मल हो जाएगी और फिर हमने इसको बड़े पैमाने पे बनाना है और इंशाल्लाह फिर जहाज़ में फिट करके उड़ाना भी है। डॉक्टर सारा, इस तरह हम उनके साथ नासा के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी इन्वेंशन के हवाले से, उनमें किस दर्जे के ऊपर आपकी ये इन्वेंशन इस वक्त मौजूद है? जी, हम टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल अगर हम कहें तो ये 5 या 6 तक है और हमने 9 तक जाना होता है। तो जैसे हम जब स्टार्ट करते हैं तो 1 पे स्टार्ट करते हैं, जो एकेडमिक रिसर्च है 3 तक जाती है और फिर जो हमने अपनी कंपनी में डेवलपमेंट की है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो उसको हम 6 के ऊपर ले आए हैं इस वक्त। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक और एडवांस और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्या ये इतना आसान था? और दूसरा ये कि इसके लिए आपको यकीनन बहुत ख़तीर सरमाए की भी ज़रूरत पेश आई होगी, वो जो अरेंजमेंट्स वगैरह हैं कुछ उसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, ये चैलेंजिंग है, मुश्किल है और सब्र आज़मा है, इसमें वक्त दरकार होता है। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी की तरह नहीं है कि जैसे आजकल जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है या बिजनेसेस होती है कि या 1 या 2 साल में वो बहुत सा पैसा कमा लेते हैं। इसमें वक्त लगता है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, टेस्ट करने में, लेकिन जब ये एक दफ़ा बन जाएगी तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन होगी और बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो इस पे कितनी लागत कितनी आ चुकी है? तो थोड़ा सा ये भी बताइएगा लागत इसकी, क्योंकि मिलियन डॉलर्स का ये हमने चूँकि जी अभी तक जो हमने इसके ऊपर लागत आई है वो चंद करोड़ रुपए है, लेकिन ये है कि इसको तकरीबन $1 मिलियन चाहिए इसको टेक्नोलॉजी को हमें बनाने के लिए कि हम इसको एक्चुअल स्केल पे बनाएं और फिर ये कि तकरीबन $10 मिलियन चाहिए होगा कि ये जहाज़ों में लग के उड़ना शुरू कर दे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सारा कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी और ऑल द बेस्ट कि आप पाकिस्तान का जो नाम है, पाकिस्तान का परचम जो है इंटरनेशनली इसी तरीके से बुलंद करती रहें। तो डॉक्टर सारा कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे खेलों के मैदान के हवाले से और सबसे पहले इस वक्त जैसे कि आप जानते हैं कि 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप के मुकाबले जो हैं वो शुरू होंगे और पाकिस्तान और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर इसकी मेज़बानी कर रहा है और पाक भारत मुकाबला पहला टाकरा जो है वो 3 सितंबर को शेड्यूल है। इसके अलावा जो शेड्यूल मैचेस हैं, पाकिस्तान में 4 और श्रीलंका में 9 मैचेस खेले जाएंगे। बात यह है कि
इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा ये मैचेस खेलने, इंडिया पाकिस्तान मैचेस खेलने नहीं आ रहा। अब बात यह है कि पाकिस्तान को भी क्या वर्ल्ड कप खेलने भारत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसमें हमारे पीसीबी का क्या मौक़िफ़ होना चाहिए। फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान को भारत जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो सियासी खेलों के अंदर भी सियासत, और सबसे पहले भारत जो है वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर देता है कि जिससे सारा का सारा मज़ा बदमज़ा हो जाता है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब पीसीबी की? तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने के लिए। ये बहुत ही टची इशू है और ये बहुत अरसे से चल रहा है। मुझे भी क्या बल्कि तमाम जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं उनको सबको पता है कि क्रिकेट और सियासत दो अलग चीजें हैं। लेकिन सम और भी अगर हमारी बावजूद कोशिश के, इतनी कोशिशों के बावजूद कि चाहे मर्जी जहां मर्जी हमारे साथ खेल लें, कहीं भी खेल लें बायलैटरल सीरीज, लेकिन इंडिया किसी तरीके से भी जो है वो नहीं मानता। तो ये चीजें बड़ी अब ऐसी स्टेज पे पहुंच गई हैं कि जहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला इसका हतमी तौर पर होना चाहिए। और मैं ये फील करता हूँ कि आईसीसी को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें तो आप पाकिस्तान के साथ खेल लेते हैं। तो आप पाकिस्तान के साथ जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में, वर्ल्ड इवेंट्स में खेलते हैं तो उसमें क्या इशू है कि जो हम बायलैटरल की बात होती है जो कि एफटीपी का हिस्सा है, हमारे जितने भी टेस्ट मैचेस जो हमारी क्रिकेट कम होती है उसका रीजन सिर्फ ये है कि इंडिया हमारे साथ मैचेस नहीं खेलता, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे अपने नजदीक ये उनके गवर्नमेंट का जो मसला है ये अब तक वैसे ही चलता चला आ रहा है। जब भी बीसीसीआई से बात होती है वो हमेशा यही कहते हैं कि हम तो, मतलब ऑब्वियसली मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि साइड लाइन से वो क्या बातें करते हैं, लेकिन अपना वो मौक़िफ़ यही देते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें जो है वो इजाजत नहीं देती। हालांकि पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, आप मुझे बताएं कि सिवाय क्रिकेट के बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसमें तो आप खेल लेते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की टीमें इंडिया भी जाती हैं, इंडिया की टीम पाकिस्तान भी आती है। अभी भी आप देखेंगे फुटबॉल का इवेंट जो इंडिया में हुआ, पाकिस्तान की टीम वहां पर मौजूद थी। सो ऐसा क्या इशू है कि सिर्फ नहीं, तो आपकी नजर में ऐसा क्या है हारून रशीद साहब, आपकी नजर में ऐसा क्या है? टोटली सियासत, मेरी नजर में टोटल सियासत है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सियासत का कोई मकाम नहीं है खेल में। तो मेरे अपने नजदीक इनको बिल्कुल सोचना चाहिए। और अब देखिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की उस लेवल के ऊपर क्या सोच है उसके ऊपर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज ए साबिक क्रिकेटर यानी पुराना फॉर्मर क्रिकेटर आई कैन ओनली से कि जब भी हम आपस में खेले हैं तो बड़ी अच्छी राइवलरी हुई है, बड़े अच्छे मैचेस हुए हैं। और आप तो देखिए जैसे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फैंस जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको हम महरूम कर रहे हैं तो ऐसी टीमों के मुकाबलों की जो कि दुनिया भर में देखे जाते हैं। आप देखें कि अभी वर्ल्ड कप का जो ये शेड्यूल अनाउंस हुआ है या जो भी एशिया जहां भी शेड्यूल अनाउंस होता है विद इन 15 मिनट आपकी तमाम की तमाम टिकट बिक जाती हैं। बिल्कुल, ऑनलाइन टिकट सारी बिक जाती हैं। अच्छा, ऑनलाइन टिकट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। सौरव गंगोली जो हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस अब पहले वाली बात नहीं रही। वो जो एक पहले बड़ा एक डाई हार्ड चीजें हो जाती थी और एज के ऊपर चली जाती थी, कह रहा बड़ी नॉर्मल चीजें हो गई और बहुत आसानी से इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हरा देता है। ये क्या कह रहे हैं सौरव गंगोली और कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ओवर द इयर्स जो पहले जमाने में टेंशन होती थी वो इसलिए कि बहुत अरसे के बाद जाके आप मैचेस खेलते थे। अब कम से कम वर्ल्ड इवेंट्स अगर आप देखते हैं कि एवरी 2 इयर्स, एवरी 3 इयर्स आप कहीं ना कहीं T20 के कॉम्पिटिशन में एंगेज होते हैं, कहीं ना कहीं आप 50 ओवर के कॉन्टेस्ट में एंगेज होते हैं। तो वो चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता, देखिए पहले ये था कि जज्बाती बहुत ज्यादा किया जाता था क्रिकेट को, लेकिन जो क्रिकेट होती चली जा रही है इंडिया डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है, एक अच्छी टीम है, पाकिस्तान की भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। तो मेरे अपने नजदीक हार और जीत तो साइड पर रखें, मसला ये है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, क्रिकेट के मैचेस दुनिया भर वाले यानी पाकिस्तानी शायकीन, इंडियन शायकीन, दुनिया भर के शायकीन जो है वो देखना चाहते हैं। उससे हम क्यों महरूम करें? गांगुली चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए, इंडिया जीते या पाकिस्तानी जीते इसका कोई इश्यू नहीं। जो अच्छा खेलेगा उस दिन जीतेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। शायकीन को एक अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिले। अच्छा, ये भी बताइएगा, आप चीफ सेलेक्टर भी रहे, ये मोहम्मद आमिर वाकई आप समझते हैं कि बूढ़े हो चुके हैं, उनका करियर जो है वो खत्म हो रहा है? हाँ, नहीं देखिए, मोहम्मद आमिर साहब देखेंगे जब भी वो वापस आए थे वैसे ही 5 साल उन्होंने क्रिकेट से बाहर गुजारे थे।
उसके बाद जब उनकी सजा कम हुई, वो वापस आए, क्रिकेट उन्होंने खेली, तो ऑलरेडी, और उसके बाद से जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं वो शॉर्टर वर्जन की फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20 क्रिकेट खेलते हैं, इसके अलावा वो क्रिकेट खेलते नहीं। तो जब भी आप अगर आप लंबे अरसे के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो आपको हर फॉर्मेट खेलना पड़ता है। प्रॉब्ली इसके तो बेटर जज लोग खुद हैं कि उनकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, किस फॉर्मेट में वो अच्छा खेल सकते हैं, किसमें अच्छा नहीं खेल सकते। और उसके साथ साथ अगर दूसरी ओर देखें तो पाकिस्तान के पास अब फास्ट बॉलिंग में इतनी ज्यादा रिसोर्स, इतनी अच्छी रिसोर्स आ गई है तो उसमें उनको कम्पीट करना पड़ेगा किसी भी जगह पर उनको अगर आना है, क्योंकि पाकिस्तान के 10 से 12 बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स आ गए हैं जो कि हर फॉर्मेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब ये चीज तो इंडिविजुअल बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि आमिर अपने आप को खुद असेस कर रहे हैं या वो देख रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह से वो ये बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, वो तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में अगर कोई अपने पीक के ऊपर जाके अनफिट हो जाता है, फिर उसके लिए दोबारा अंदर आना, दोबारा उस दौड़ में शामिल होना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? नहीं, उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये है कि देखें आपके हर 1 साल 2 साल के बाद फ्रेश फेसेस सामने आ जाते हैं। अगर आप अनफिट हो गए हैं 1 से 2 साल, अगर आप बाहर चले गए हैं तो आपने आपकी जो जगह खाली हुई उसमें दूसरा जो नया प्लेयर आता है वो अपनी जगह बना लेता है। अच्छी परफॉर्मेंस करने के बाद वो ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद उसको आपको हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो यही रीजन होता है कि फिर वो कंपटीशन मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि हसन अली 2-3 दफा अनफिट हुए। आप देखेंगे जब वो खेल रहे थे तो पाकिस्तान के की एसेट थे, वो बॉलिंग में भी जिता रहे थे, पाकिस्तान को अच्छा खेल रहे थे। तो मोमेंट 1-2 साल वो बाहर हुए तो अब उनको आने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी है। तो ये वो चीजें होती हैं जिसमें आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, अपनी फिटनेस को वापस लाना पड़ता है और उसके बाद आपको कम्पीट करना पड़ता है उन लोगों से जिन्होंने आपकी जगह ले ली। ठीक है, यानी ये जमीन इतनी जरखेज है पाकिस्तान में, ऑन मेरिट बेसिस अगर कोई निकलता है तो फिर उसके लिए वापसी मुश्किल होती है क्योंकि वो गैप ऑलरेडी फिल हो चुका होता है। इसमें कोई शक नहीं। आप साबिक चीफ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस वक्त मानसून का जो सीज़न पाकिस्तान में क्रॉस द पाकिस्तान जो सूरत हाल है उसको डिस्कस किया, फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग के हवाले से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और फिर क्रिकेट के मैदान में आगे क्या पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए, स्पेशली इन द कंट्रास्ट ऑफ वर्ल्ड कप एंड एशिया कप। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।